अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़श्ता 2 रोज़ से मुख्तलिफ वजूहात के बायस मुलतवी कर दी गई थी, बिलाखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है जो गुज़श्ता शब 7 बजे बराह रास्त दिखाई गई और ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूएशन थी जिस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर दबाव बढ़ाना मकसूद है और दबाव बढ़ाकर ताकतवर हल्के जो अचीव करना चाहते हैं वो राज अब किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या अचीव करना चाहते हैं, मामला क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अब क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है और फिर काउंटर नैरेटिव, काउंटर स्ट्रैटेजी भी सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज ही उमर अयूब साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 2 रोज़ से, और हम इंदिया दे रहे थे, बार-बार बता रहे थे कि कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। गुज़श्ता शब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मिज़ाज है, वो ज़रा उसको टोन डाउन कर दिया गया। यानी उसकी इंटेंसिटी को ज़रा निकाल लिया गया। जिस शिद्दत से आना चाहिए था, उसमें मसलहत से अगर मैं कहूँ कि काम लिया गया तो कहना गलत नहीं होगा। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर का वो खिताब जो लाहौर गैरिजन में उन्होंने फॉर्मेशन की जो है वो तैयारियों का जायज़ा लेते हुए अफसरान के साथ गुफ्तगू करते हुए किया, जिसमें उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया वो यकीनन पूरे पाकिस्तान ने देखे भी और सुने भी। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबने सुनी। उसके बाद एक काउंटर, एक यानी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर, मैं काउंटर स्ट्रैटेजी जो इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ रही है उस पर मैं आता हूँ। और जो गाड़ी जो 5वें गियर में डाली हुई है, अब जो रिसेंट जो बयानिया है वो क्या बनाया जा रहा है काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पे, उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, जो हिकमत अमली बनाने वाले हैं, उनकी जानिब से ये हिकमत अमली है। अब एक बयानिया बनाया जा रहा है। पहले राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शरपसंद अनासर पर मुश्तमिल जमात है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और ये पाबंदी लगने जा रही है। और फिर ऐसी ही बात गुज़श्ता शब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अख्तर इकबाल डार, आपको याद होगा ये नाम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह हैं। एक मौके पर इन्होंने कमिटमेंट दी इमरान खान साहब को कि इमरान खान की पार्टी इसमें जम हो जाएगी, जैसे अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है। तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ इत्तेहाद का सोचा गया। एन उस वक्त जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस वक्त ही बैक ऑफ कर लिया गया। और इतलात के मुताबिक अख्तर इकबाल डार साहब को भी कहीं से कोई कॉल आई और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो मनाजिर भी हमने देखे और फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मजम्मत भी कर दी। तो ये कहाँ से बोलते हैं या इनका सॉफ्टवेयर कहाँ से अपडेट हुआ ये भी सबको पता है। तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसका बयानिया परवान चढ़ाया, वो यकीनन आप समझते हैं कि वही वही बयानिया जो राना सनाउल्लाह दे रहे हैं या हुकूमत देती है, यानी ताकतवर हल्कों का बयानिया। तो अख्तर इकबाल डार साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरपसंद अनासर पर मुश्तमिल जमात है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। यानी PTI पर पाबंदी का जो नैरेटिव है अब उसको फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है कि PTI के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासत करने नहीं दी जाएगी। लेकिन ये काम शायद इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए और प्रेशराइज करके वो मकसद अचीव करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि जब लड़ाई होती है और फिर अगला बंदा हावी होता है, तो आप जो है वो कहते हैं कि पहले आप मारते हैं और फिर उसके बाद जब अगला जब काउंटर स्ट्राइक करता है तो फिर आप कहते हैं यार चलो सुलह कर लेते हैं। अब सुलह करने के लिए आपको जाहिर है अना की तस्कीन के लिए आपको चाहिए कि यार पहले वो जो उसने इनिशिएट की थी ना बात, उस पर अगर तुम सिर्फ ये कह दो ना कि आई एम सॉरी तो सुलह हो जाएगी। ये वो वाला मामला है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी मामला तो तय होने हैं क्योंकि उनको भी पता है कि जो हम कह रहे हैं उस तरह की ना तो सजाएं दी जा सकती हैं, ना ही पाबंदियां लग सकती हैं, ना ही इमरान खान और ना ही इमरान खान के कारकुनान को इस वक्त अदालतें को सजा देने के मूड में दिखाई दे रही हैं। तो फिर मामले इस कट्टे को जो खोला है उसको बांधना कैसे है। अब उसमें अपनी अना की तस्कीन के लिए कहा तो जा रहा है कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन जो दूसरा फरीक है माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़श्ता 2 रोज़ से मुलतवी की जा रही थी, बिलाखिर रऊफ़ हसन साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें क्या कहा गया, मैं ज़रा वो मतन आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद ये भी बताऊँगा कि उमर अयूब साहब ने जब ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अहलकारों ने पुलिस की वर्दी पहनी, तो उस पर इंटेलिजेंस एजेंसी का वर्जन भी अब सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब क्या कह रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने जो है वो ये कहते हैं कि DGISPR का भाषण सियासी भाषण था।
DGISPR کی پریس کانفرنس پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی. حالات کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس کے بعد پولیس کے ساتھ وہ ہونا ہے جو خواجہ سراؤ نے ان کے ساتھ کیا اور جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نا آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ پولیس اور لوگ آمنے سامنے ہیں, وہاں پر بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. راوی چین نہیں لکھ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں 4 مرتبہ مارشل لاء لگا, باقی عرصہ ڈیفیکٹو مارشل لاء تھا. مارشل لاء کے دور میں پاکستان دو لخت ہوا. کیا کسی ملک کے لیے اس سے بڑی سیاسی رات ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم سے معافی مانگنے والوں نے ملک کو دو لخت کرنے کی قوم سے معافی مانگی. یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے 71 میں قوم سے معافی مانگی. انتقال اقتدار کی بجائے پاکستان کے 56% آبادی والے صوبے پر فوج نے چڑھائی کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی نے بنگلہ دیش بننے کے یوم سیاہ پر معافی مانگی؟ کیا ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور پر کسی نے معافی مانگی؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہونے دی گئی. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیوں پبلک نہیں کی گئی؟ کیا اس پر معافی مانگی گئی؟ ایک لمبی گردان ہے. یہ ویسی گردان ہے جیسے وہ پوچھتا تھا, سوال پوچھتا تھا کہ وہ کون تھا. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کمیشن رپورٹ کو کون چھپا رہا ہے؟ سانحہ APS کی ناکامی تھی, کیا انہوں نے قوم سے معافی مانگی تھی؟ اب جس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں اب ہمیں بولنا پڑے گا. تحریک انصاف نے ایک بار پھر DGISPR کے 2014 کے دھرنے کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کی گئی, اب مکمل خاموشی ہے. میں یاد دہانی کراتا رہوں گا, آپ بنائیں اب جوڈیشل کمیشن. پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں سے ہم اپنے نیوکلیر اثاثے بیچیں گے تو نکلیں گے, یعنی ہمیں اپنی نیوکلیر ایسٹس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. خیر, یہ بات ہو رہی, یعنی پاکستان تحریک انصاف 1 انچ بھی اور 1 قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور. ایک طرف سے شو آف مسل ہے تو دوسری طرف سے بھی مسل شو کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں معاملات الٹیمیٹلی بات چیت سے حل ہوتے ہیں. تو معاملات مجھے کوئی PTI کے لیے اتنے خراب نہیں لگ رہے ہیں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف پاور پالیٹکس ہے, یہ پاور گیم ہے اور الٹیمیٹلی اس معاملے کو نمٹنا ہے. ایک اور سینسٹیو سٹیٹمنٹ اور بڑا سٹیٹمنٹ جناب عمر ایوب صاحب نے دیا, اور عمر ایوب صاحب نے جو کہا کہ RO آفس کے باہر کچھ لوگ تھے اور ایجنسیز کے لوگ تھے اور انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی, اس پر انٹیلیجنس ایجنسی کیسے رسپونڈ کر رہی ہے؟ مارخور نامی ایک ایکس ہینڈل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محترم عمر ایوب صاحب, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. کسی بھی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ اہلکار پر پولیس کی وردی پہننے کا الزام انتہائی بچگانہ ہے. پنجاب پولیس نے اس پر اپنا بیان دے دیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یعنی کلیریفیکیشن, وضاحت, درخواست. معاملات لگتا یہ ہے کہ اب کلائمیکس پہ ہیں, اور کلائمیکس کے بعد, عروج کے بعد الٹیمیٹلی معاملے کو نوز ڈائیو کرنا ہے. جو لوگ پریشان ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لاوا پھٹ رہا ہے, پھٹے گا تو بیٹھے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ گرد جو اٹھ رہی ہے ایک دفعہ اٹھنے دیں, اٹھے گی تو یقیناً بیٹھ بھی جائے گی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.